हम क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी को एक स्टोरी के थ्रू समझ लेंगे। उसके बाद में जो भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में उन सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। तो पृथ्वी के शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो अर्थ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था और ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी। फिर धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी और ह्यूमन पॉपुलेशन के वेरियस पर्पजेज के लिए हमें ज़्यादा लैंड एरिया की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए जो फॉरेस्ट एरिया है उसको धीरे धीरे काटा जाने लगा, जिसकी वजह से वो वाइल्ड एनिमल जो बहुत ही इजीली एक इम्पोर्टेंट हैबिटाट के रूप में फॉरेस्ट एरिया में एग्जिस्ट करते थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो फिर समय के साथ में प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन सभी को बनाया जाने लगा। तो इस चैप्टर में हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी कम ना हो और जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी उनके इंपॉर्टेंट पर्पजेज हैं, उन सभी को हम कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर में कुछ नेशनल पार्क के नेम दिए हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारे इंडिया में कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भरतपुर सेंचुरी जो है उसके बारे में बताया गया है और ये हमारे इंडिया का जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम स्टेट में, लोक चाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंडो म्यांमार बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले चैप्टर में बात की गई है डिफोरेस्टेशन की, मतलब पेड़ों की कटाई, फॉरेस्ट एरिया की कटिंग। तो क्यों रीजन है, क्या बेसिक रीजन है, क्या कोजेज हैं जिनकी वजह से ये कटिंग जो है वो देखी गई। देखो हमारी जो अर्थ है उस पर एक ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो एग्जिस्ट करता है और ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल जो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं वो एक अच्छे एटमोस्फियर के लिए, एक एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफोरेस्टेशन। लेकिन डिफोरेस्टेशन की वजह से ये जितने भी डिफरेंट वैरायटी हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, इनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिल रही है। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लीन करना और जो लैंड एरिया है उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना। ओके, तो जब पेड़ों को काटा जाता है फॉरेस्ट एरिया से तो जो लैंड एरिया है उसको कुछ पर्पजेज यहाँ पर बता रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्पजेज हैं लैंड एरिया को यूज़ करने के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पर्पजेज यहाँ पर बता रखे हैं जिनके लिए पेड़ों को काटा जाता है। जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन के लिए लैंड को तैयार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर करना, क्योंकि अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उनके लिए आपको ग्रेन्स की ज़रूरत होगी और जब ग्रेन्स आपको चाहिए तो आपको कल्टीवेशन के लिए भी लैंड एरिया चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए फॉरेस्ट एरिया को काटा जाता है। जो पॉपुलेशन है उनके लिए हाउसेज को बिल्ड करना, फैक्ट्रीज बनाना, साथ ही साथ में फर्नीचर और जो वुड फ्यूल के लिए जो वुड आपको चाहिए ये भी हमें फॉरेस्ट एरिया से ही मिलती है। इसके अलावा कुछ नेचुरल कोजेज भी है डिफोरेस्टेशन के। इनमें एक है फॉरेस्ट फायर और एक है सीवियर ड्रॉट, मतलब सूखे की वजह से जो जंगल हैं वो नष्ट हो रहे हैं, और फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगने की वजह से भी जो जंगल हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये हमने कारण देख लिए डिफोरेस्टेशन के, डिफोरेस्टेशन क्या होता है और उसकी जो बेसिक कोजेज जो है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन किया जाता है। तो आर्टिफिशियल कोजेज भी हमने देखे, मतलब मैन मेड कोजेज भी देखे, और जो नेचुरल कोजेज है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब डिफोरेस्टेशन होने से क्या क्या कंसिक्वेंसेस, क्या क्या परिणाम, क्या क्या रिजल्ट जो है वो हम फेस करते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। तभी तो हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगा ना फॉरेस्ट एरिया का, कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ट्री जो है वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। देखो डिफोरेस्टेशन अगर होता है, मतलब अगर प्लांट्स की संख्या, ट्रीज की संख्या टाइम के साथ में कम होती रही तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। किसका टेम्परेचर, हमारी अर्थ का, मतलब हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की
जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अभी यहाँ पर एक एक पॉइंट दे रखा है, इन सभी को अभी हम डिस्कस करेंगे कि CO2 जो है वो क्यों बढ़ जाएगी, पेड़ों का उसमें क्या रोल है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और डिफोरेस्टेशन जो है वो नेचर का जो बैलेंस है इसको भी डिस्टर्ब करता है। अगर हमने पेड़ काट दिए, ट्री काट दिए, तो जो हमारी नेचर का बैलेंस है वो भी इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर रेगुलर हम पेड़ काटते रहे तो रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि फ्लड, ड्रोट, इन सभी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब हम ये जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इनको अच्छे से हम एलेबोरेट करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम क्लास 6 और 7 में ये बात पढ़ चुके हैं साइंस बुक में ही कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के थ्रू अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है उसमें प्लांट्स जो हैं वो CO2 और H2O मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का यूज करते हैं, और सनलाइट में क्लोरोफिल में जो है क्लोरोफिल जो है इन सभी में मतलब जो उनकी पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, और सनलाइट की प्रेजेंट में ये सारा प्रोसीजर होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें वो CO2 का यूज़ करते हैं। अब CO2 का यूज़ करते हैं ये हमने देखा, तो अब प्लांट्स की संख्या कम होगी तो CO2 जो है जो पहले प्लांट्स यूज कर लेते थे वो प्लांट यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी, धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ चारों तरफ से एक एयर की एक थिन लेयर है उससे ढकी हुई है, उससे घिरी हुई है। तो यहाँ पर सन है, सन से रेज आती है, तो सन से जो रेज आती हैं वो कुछ तो हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा कर वापस चली जाती हैं, कुछ हमारे अर्थ के मतलब अर्थ तक जो है वो टकराती हैं, और इनमें से क्या होता है कुछ यहाँ से अर्थ से टकरा करके वापस जाती हैं। लेकिन CO2 जो है वो सन रेज को ट्रैप करता है, मतलब जो सन की हीट जो है उसको बाहर जाने से रोकता है। तो अगर CO2 ज़्यादा होगा तो सन की जो हीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप किया जाएगा, और इसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि सन की रेज की जो हीट है वो यहीं पर हमारे अर्थ के चारों तरफ रहेगी, और जब रहेगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये बातें हमने समझ ली कि CO2 बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगी। अब अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो वाटर साइकिल इससे डिस्टर्ब होगा, और इससे जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो सकती है, साथ ही साथ में ड्रोट जो है वो भी हमें फेस करना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से CO2 जो है वो हमें CO2 इंक्रीज होती रही तो, और प्लांट्स जो है उनको अगर हम काटते रहे तो। डिफोरेस्टेशन एक मेजर कोज है सोइल प्रॉपर्टीज में चेंज होने के लिए, मतलब पेड़ पौधों को अगर हम काटते रहे, प्लांट्स को अगर हम काटते रहे, ट्रीज को अगर हम काटते रहे, तो जो सॉइल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होती जाएंगी। सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो प्लांटेशन और वेजिटेशन की वजह से इफेक्ट होती हैं। ये हमने क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। आप इस तरीके से समझिए, ये है बहुत बड़ा ट्री। ट्री क्या करता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो सोइल को बांध करके रखती हैं। अब यहाँ पर प्लांट है, ट्री है, तो बांध करके रखा, अगर यहाँ पर रेनफॉल हो रही है तो जो सोइल है वो कटेगी नहीं। लेकिन अगर ट्री नहीं है तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी, तो हैवी रेनफॉल की वजह से जो सोइल की जो अपर लेयर है वो खत्म हो जाएगी, और जब अपर लेयर खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर सोइल को बांधने के लिए प्लांट अवेलेबल नहीं है, ट्री अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो वाटर है वो अर्थ के जो इनर एरिया है, इनर लेयर है, उसमें भी नहीं जाएगा, और यहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो देखो, प्लांट ट्री जो जब कम होंगे तो सॉइल इरोजन जो है वो इसकी वजह से देखने को मिलेगा, सॉइल का जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो हार्ड और रोकी लेयर है अर्थ का वो हमें दिखाई देने लगेगा, और सॉइल में ह्यूमस की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी, सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी, और ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट एरिया में, और इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो आप मानिए कि डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब जो डिफोरेस्टेशन है इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या होगी, अभी हमने देखा ना कि रेनफॉल होगी तो वाटर जो है वो इनर लेयर में नहीं जाएगा सॉइल की में,
क्योंकि जब प्लांट होगा तो वो यहाँ पर बांध के रखता है सोइल को, और जब बांध के रखता है तो सोइल बहेगी नहीं, सोइल जो है धीरे धीरे क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। प्लांट जो है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हैवी रेनफॉल को सीधा सोइल पर आने नहीं देगा, और जो है वो धीरे धीरे करके रेन आएगी, जिससे इनर लेयर में भी क्या जाता है, वाटर जाता रहता है, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है। ओके, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल वो डिक्रीज होगी, साथ ही साथ में वाटर का मूवमेंट सोइल के सरफेस से ग्राउंड लेवल पर जो जाता है, ग्राउंड में जो जाता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इससे फ्लड्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। और साथ ही साथ में सोइल की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, ये सब कुछ जो है वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो ये डिफोरेस्टेशन के क्या क्या कंसिक्वेंसेज हैं ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, कि किन किन पॉइंट्स के बेसिस पर फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्टोरी बताई गई है जिसके बारे में हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था साइंस की बुक में, कि जो बच्चे हैं उनके फॉरेस्ट एरिया की उनको विजिट करवाई जाती है ताकि फॉरेस्ट को लेकर के उनकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। तो यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पर बच्चों को ले जाया जाएगा। ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर हमारे इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट मतलब हिमालयन रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, साथ ही साथ में वेस्टर्न घाट में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसका एक तरीके से मिक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। मतलब ओवरऑल इंडिया के फ्लोरा एंड फोना के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विजिट करके प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी फॉरेस्ट एरिया है, उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे पर्सनल एफर्ट्स भी लोग करते हैं। सोसाइटियल लेवल पर भी लोग जो हैं अपने एफर्ट्स करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो भी अपने लेवल पर इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स, मेथड और पॉलिसीज जो है वो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब फॉरेस्ट एरिया को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो देखो, जो भी फ्लोरा एंड फोना है उनको उनके हैबिटाट एरिया में ही प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरियाज डेवलप किए गए जिनको बोला जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज, और इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ट्रीज को गिराना मतलब उनको काटना, हंटिंग एंड पोचिंग, ये सभी प्रोहिबिटेड है, मतलब यहाँ पर निषेध है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होते हैं जहां पर एनिमल का जो हैबिटाट एरिया है वहां पर उनको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है उनको रखा जाता है। नेशनल पार्क वो एरिया है जहां पर वाइल्ड लाइफ फ्रीली उस कंप्लीट एरिया में घूम सकती है, और वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को एक तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज में हमने प्रोटेक्टेड एरियाज की डिफरेंट वैरायटी देखी ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनमें से प्रोटेक्टेड एरियाज में से जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो लार्ज एरियाज होते हैं, और वाइल्ड लाइफ, देखो ये इनके बारे में हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं ये, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज जो है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ में उस एरिया में जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं उनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जिसको नेचुरल तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये इसको डिक्लेयर कर दो एक बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, और वहाँ पर जो भी नेचुरल तरीके से प्रेजेंट है उन सभी को फिर वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसकी बात की गई है। तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक बड़ा एरिया हो सकता है, इसमें अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं, जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में दो जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, एक तो पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक नेशनल पार्क जो है सतपुरा नेशनल पार्क वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो टोटल एरिया है वो तो है बायोस्फीयर रिजर्व का, और इसका जो अलग अलग एरिया है उनको आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क के रूप में भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये बात हमने समझ ली। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है। तो अभी हमने डेफिनेशन को तो देख ही लिया। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होते हैं जहां पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया में उन सभी के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं।
बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर उस एरिया में पाए जाते हैं, इन सभी की जो वैरायटी होती है उस एरिया की, उसको वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसी भी एरिया के कल्चर को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये बात हमने डिस्कस ही कर ली कि बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं, जैसे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी और पचमढ़ी। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फोना की। किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जो भी प्लांट, जो भी एनिमल वहाँ पर पाए जाते हैं, उनको वहाँ का फ्लोरा एंड फोना बोला जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलते हैं। तो साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब कुछ यहाँ पर फ्लोरा देखने को मिलते हैं। और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेओपार्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ये सब कुछ यहाँ का फोना है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फ्लोरा एंड फोना ये वर्ड जो है ध्यान में नहीं रहता कि अच्छा फोना जो है वो एनिमल के लिए, फ्लोरा जो है प्लांट के लिए। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, फ्लोरा मतलब फ्लोर से याद कर सकते हो, और फ्लोवर कहाँ आते हैं? पेड़ पौधों में आते हैं। तो आप याद कर लीजिए कि फ्लोरा जो है वो प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है, और फोना जो है वो वहाँ पर जो एनिमल है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब ये यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो जो यहाँ पर वैरायटी पाई जाती है प्लांट और एनिमल की, वो यहाँ पर शो की गई है। अब हमने बात कर ली फ्लोरा एंड फैना की, मतलब जो नेचुरल तरीके से पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। अब कुछ एरिया में कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज भी होती हैं, मतलब वो स्पीसीज जो स्पेसिफिक किसी एरिया में ही पाई जाती हैं, जैसे कि कोई एक ऐसे प्लांट होंगे या कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते होंगे। तो उनको क्या बोला जाता है? एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। तो एंडेमिक स्पीसीज वो प्लांट और एनिमल होते हैं, मतलब वो प्लांट्स और एनिमल की वो स्पीसीज होती हैं जो एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, जो नेचुरली तरीके से हर जगह नहीं पाई जाती हैं। और ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। अब ये जो एंडेमिक स्पीसीज है ना, वो किसी जोन के लिए भी हो सकती हैं, किसी स्टेट के लिए भी हो सकती हैं, और किसी कंट्री के लिए भी हो सकती हैं। जैसे कि कोई ऐसा प्लांट बताओ जो सिर्फ हमारे इंडिया में पाया जाता हो और पूरे वर्ल्ड में कहीं ना पाया जाता हो, तो वो जो प्लांट है वो हमारे इंडिया के लिए क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है। या फिर जब भी उस प्लांट की बात की जाएगी तो बोला जाएगा कि ये एक प्लांट है जो इंडिया में पाया जाता है, और ये एक एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी एरिया में ही पाया जाता है और सभी जगह नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडियन जायंट स्क्विरल जो है और फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो यहाँ की पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की क्या है? एंडेमिक फोना है। और फ्लोरा की अगर हम बात करें तो वाइल्ड मैंगो और साल जो है वो यहाँ की क्या है? एंडेमिक फ्लोरा है। अब देखो ये जो एंडेमिक फ्लोरा एंड फोना जो है, मतलब स्पेसिफिक किसी एरिया में रहते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से और नई स्पीसीज आने की वजह से इस एरिया में ये जो स्पीसीज हैं इनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक एरिया में जो भी एंडेमिक स्पीसीज है उनको हम प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब जो इंटरब्रीडिंग करने में कैपेबल है, उस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को बोला जाता है स्पीसीज। मतलब इसको यहाँ पर समझाया भी गया है कि एक स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, और अपनी ही स्पीसीज मतलब अपनी ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इंटरब्रीडिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू बेबी है, न्यू पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो देखो बहुत सारे एग्जाम में क्या करते हैं, इस तरीके की टर्म को दे करके या फिर एक डेफिनेशन आपको दे देंगे और स्पेसिफिक पूछ लेंगे कि ये डेफिनेशन जो है वो कौन सी टर्म से रिलेटेड है। तो जो भी स्पेसिफिक टर्म, जैसे कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, स्पीसीज, फ्लोरा एंड फोना, एंडेमिक स्पीसीज, ये जो भी टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं, जहाँ पर
जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी एक तरीके से जो भी सूटेबल कंडीशन होती है उन सबको प्रोटेक्शन किया जाता है। मतलब आप ये समझिए कि किसी एरिया में जो वाइल्ड एनिमल है उनका जो भी लिविंग कंडीशन है उन सभी को प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ओके, और पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लिवस्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड फायरवुड। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो लोग रहते हैं, जो नेचुरल तरीके से कुछ लोग रहते होंगे पहले से उन जंगलों में, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं कि वो अपने एनिमल्स के लिए यहाँ पर ग्रेजिंग का जो वर्क है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ में फायरवुड के रूप में जो है वो वुड को कलेक्ट कर सकते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, टाइम के साथ में कुछ वाइल्ड एनिमल जैसे कि ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस, ये कुछ ऐसे हैं जिनको थ्रेटन देखने को मिलती है। मतलब इनका जो हैबिटाट है वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। अदर स्पीसीज जो है वो इनके एरिया को एक तरीके से कवर कर रही हैं, एनक्रोच कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरियाज हमने डिक्लेयर कर दिए, फिर भी जो इनकी पॉपुलेशन है उनको नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना इनको जू में हम ट्रांसफ़र कर दें। देखो, एक ओपन एरिया में वाइल्ड एनिमल को रहना और एक केज में रहना, एक तरीके से आप जो आयरन की जो बार है उनके बीच में आप बंद करके उनको रखोगे तो फ्रीली यहाँ पर उनको जो रोमिंग देखने को मिलती है, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक जू में। तो जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो नेशनल पार्क जो है ये ऐसे रिजर्व हैं जो लार्ज हैं एंड डाइवर्स हैं, एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। मतलब किसी एरिया में जो भी अगर हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है, कोई लैंडस्केप है, कोई फ्लोरा एंड फोना है, उन सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क में। और सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो हमारे इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है सतपुरा नेशनल पार्क, यहाँ पर फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है वो भी पाई जाती है। और इसी तरीके के 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बताया गया है सतपुरा नेशनल पार्क को लेकर के कि हमें बहुत सारी रॉक शेल्टर यहाँ पर देखने को मिली है, जिससे हमें प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन लाइफ है, क्योंकि शुरुआती समय में हमने देखा ना, हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि अर्लीस्ट जो मैन था वो एक जगह रुक करके नहीं, और जो स्टोन जो था उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था, रहने के लिए भी स्टोन एरिया को यूज़ करता था, और जो भी केव्स थी उनका यूज़ यहाँ पर करता था। और ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है वहाँ पर रॉक पेंटिंग भी देखने को मिली है, रॉक शेल्टर भी वहाँ पर देखने को मिली है, और पेंटिंग में एनिमल एंड मैन की फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ जो है वो पेंटिंग में यहाँ पर दिखाया गया है। और बहुत सारे ट्राइबल्स आज भी सतपुरा नेशनल पार्क वाले रीजन में रहते हैं। अब देखो, ये सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है। मतलब 1973 में जो हमारी सरकार है उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन समय के साथ में क्या की काफ़ी कम हो रही थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर में ये डिसाइड किया गया कि अलग अलग एरिया जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन है उनके कंजर्वेशन के लिए काम इसमें किया जाएगा। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है इसको भी टाइगर रिजर्व फिर डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि यहाँ पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो देखो, टाइगर जो है वो ऐसी स्पीसीज है जो समय के साथ में फॉरेस्ट एरिया से काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही थी उनकी पॉपुलेशन, और यहाँ पर बताया गया है कि समय के साथ में जिस तरीके से फोकस किया गया उस तरीके से उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। तो इसके अलावा कुछ और अदर एनिमल जैसे कि एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, लॉयन, इनकी संख्या जो है वो भी कम होती जा रही है। तो इनके लिए भी जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने टाइम टू टाइम कोशिश वैसे की है। तो वो पॉपुलेशन है, एनिमल पॉपुलेशन, जो समय के साथ में जिनकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और एक तरीके से वो वाइल्ड एनिमल जो हैं वो एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। मतलब समय के साथ में अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से कम होती रही तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की स्पीसीज को बोला जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब ये जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं
इनके बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि उनका जो नेचुरल हैबिटाट है उसमें आप डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो। जो नेचुरल तरीके से वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आप जो है उनको रहने दो। साथ ही साथ में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बायोस्फीयर को लेकर के, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। और वहाँ पर जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और ताकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो यहाँ पर एनक्रोच ना कर सके और जो भी वाइल्ड एनिमल है उनकी पॉपुलेशन को इफेक्ट देखने को ना मिले। अब देखो, जो बड़े बिग एनिमल हैं उनके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और उनकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो क्या जो स्मॉल एनिमल है, अगर उनकी पॉपुलेशन कम होती रही तो क्या हमें नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हमारी जो फूड चेन जो होती है, जो हमारी फूड वेब जो होती है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये स्मॉल एनिमल, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिगर एनिमल से कंपैरिजन करें तो उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समय के साथ में हम देखते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं जैसे कि स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, इन सभी को हम काफ़ी ज़्यादा बहुत बार डेली लाइफ में रूथलेसली इनको मार देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका क्या यूज़ है हमारी नेचर में। तो हमें इनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करना होगा, और जो भी इनकी पॉपुलेशन है उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारे फूड चेन और फूड वेब जो है उसके इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो होता है कि किसी भी एरिया में जो भी प्लांट्स, एनिमल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं, साथ ही साथ में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि क्लाइमेट, सोइल और रिवर डेल्टा। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में जो भी प्लांट है, एनिमल है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ में वहाँ पर जो भी नॉन लिविंग थिंग है, ये सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इकोसिस्टम के लिए। तो ये तो हमने देखा स्टार्टिंग में, यहाँ पर हमने देखा कि जो एनिमल है चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो स्पीसीज जिनकी संख्या समय के साथ में कम हो रही है, क्या उनको हम कहीं पर रखते हैं, ध्यान रखते हैं? हमें कैसे पता चला कि टाइगर की संख्या कम हो रही है? क्योंकि एक बुक जो है वो मेंटेन की जाती है, रेड डाटा बुक, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग बुक होती है, और इसमें जो भी स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन को लेकर के डाटा रखे जाते हैं कि पहले कितनी थी, अब कितनी है, और आने वाले समय में कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। ओके। और रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, हमारे इंडिया जो है वहाँ पर भी प्लांट और एनिमल के लिए, दोनों के लिए रेड डाटा बुक पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे प्रोटेक्शन के लिए काम भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं माइग्रेशन की। तो यहाँ पर जब चिल्ड्रन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में विजिट कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के बर्ड्स देखे, जो पहली बार उन्होंने देखे होंगे, जो नेचुरल तरीके से इंडिया में नहीं पाई जाते। तो इनके बारे में बताया गया कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो वर्ल्ड में कहीं से भी उड़ करके, जब जहाँ पर वो नेचुरल तरीके से रह रहे हैं लेकिन वहाँ की जो सर्कमस्टेंसेज है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उनके अनुकूल नहीं है, जैसे कि साइबेरिया क्रेन जो है वो हमारे इंडिया में आता है विंटर सेशन में, क्योंकि उस टाइम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ एंड नॉर्दर्न पार्ट जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है, तो वो हमारे इंडिया में आते हैं और फिर जैसे ही समर सीजन आता है वापस उड़ करके अपने एरिया में चले जाते हैं। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये बहुत दूर दूर से आते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम में, जब क्लाइमेटिक चेंजेस होता है इसकी वजह से पर्टिकुलर टाइम में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं इनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जो है उनको कवर करते हैं ये बर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं पेपर की। देखो, हमने डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन जो है, मतलब पेड़ों को काटना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो तो हमें पेड़ों से मिलता है, ट्रीज से हम उसको बनाते हैं। तो हम क्या करें कि पेपर जो है वो हमारे लिए यूज़फुल भी है, हमें ज़रूरत भी है उसकी, एसेंशियल भी है, हमें यूज़ भी करना है। तो हम क्या करें, जो भी हमारे पास में पेपर है उसका हम बहुत ही अच्छे से यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें, उसको रीयूज़ करें, उसको रिसाइकल करें। क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर एक पर्सन जो है, ओके, 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 फुल ग्राउंड ट्रीज, मतलब बड़े बड़े जो पेड़ हैं 17, उनको आपको काटना पड़ेगा, तब जाकर के 1 टन पेपर बनता है। तो आप पेपर को वेस्ट मत करो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, ताकि ना सिर्फ हम पेड़ों को
कम काटेंगे, क्योंकि जब पेपर हमारे पास में पहले से अवेलेबल होगा तो हम उसको पेड़ों को कम काटेंगे। साथ ही साथ में जो पेपर बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो भी कम यूज़ किए जाएंगे, और बहुत सारा वाटर का यूज़ किया जाता है वो भी कम यूज़ किया जाएगा। मतलब इससे हम अपनी एनर्जी भी बचा पाएंगे, वाटर को बचा पाएंगे, और जो भी अदर इश्यूज हैं उन सभी को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यह हमने रिसाइकलिंग और पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं, डिफोरेस्टेशन हमने देख लिया कि पेड़ों को काट दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई सॉल्यूशन है रिफोरेस्टेशन। पेड़ काट दिए ना, दोबारा से पेड़ लगा दो। अब देखो, इसमें बताया गया है कि पहले हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि पहले जो है वो पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा था, तो हमें सिर्फ जितने काटे हैं उतने नहीं लगाने, उससे ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई ना, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या करना है कि फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करना है, जो भी हमारे एक्ट हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो प्लांट हैं वो लगाने हैं, ग्रो करने हैं, ताकि जो इशू क्रिएट हुए हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग इशू बढ़ रहा है, उसको हम क्या कर पाएँ, रोक पाएँ। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब चैप्टर की जो समरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। तो चैप्टर में हमने सीखा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए इन एरियाज को बनाया गया है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है उसको बायोडाइवर्सिटी क्लियर किया जाता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो उस एरिया के फ्लोरा एंड फोना के नाम से उनको जाना जाता है, और एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हैं जो टाइम के साथ में एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं। रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो रिकॉर्ड है उसको कंटेन किया जाता है, और माइग्रेशन एक फिनोमिना है जिसमें स्पीसीज का मूवमेंट देखने को मिलता है, और वो अपने खुद के हैबिटाट से किसी दूसरे हैबिटाट में आते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एवरी ईयर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज लाइक ब्रीडिंग पर्पज के लिए स्पेसिफिक वो जो है वो माइग्रेशन करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी पेपर है उसको सेव, रीयूज और रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि हम ट्री जो है उनको सेव कर सकें, एनर्जी और वाटर को सेव कर सकें। लास्ट में सॉल्यूशन दिया गया है सभी प्रॉब्लम्स का कि रिफॉरेस्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हम क्या करेंगे, जिन भी प्लांट्स को हमने काटा है, जो भी हमने डिस्ट्रॉय किया है, उसको हम दोबारा से अचीव कर पाएंगे, और जो हमारी न्यू जनरेशन है उनके लिए एक हेल्दी एंड ग्रीन अर्थ प्लेनेट जो है वो हम छोड़ करके जाएंगे। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।